अब प्रश्न देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्गीकरण कीजिए। तो इस सवाल का तात्पर्य क्या है? इस प्रश्न का तात्पर्य ये है कि ऐसे, देखिए, हम मनुष्यों ने, ऐसा तो हुआ नहीं कि एक आदमी ने ही केवल कंप्यूटर बनाया हो। कई अलग अलग वैज्ञानिकों ने, गणितज्ञों ने काम किया, अपने अपनी बुद्धि से, अपने अपने तरीकों से सोचा। जब सोचा तो उनको, और समय के साथ उनको ये भी समझ में आया कि कंप्यूटर से हम एक अलग अलग तरीके के काम करवा सकते हैं। कैसे काम करवा सकते हैं? जैसे देखिए, आप अपने कंप्यूटर से एक बार में एक काम करवा सकते हैं, है ना? जैसे कि आप, अब कंप्यूटर को आप एक क्षण के लिए मान लीजिए कि हम इस कंप्यूटर से केवल एक ही काम करवा रहे थे, जो था कि हम इसका इस जानकारी को पढ़ रहे हैं, है ना? केवल ये एक स्क्रीन पे एक चीज दिखा सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि जैसे डॉस वाले में क्या होता था कि एक विंडो दिखती थी और उसी पे सब कुछ काम करना है आपको। तो एक बार में एक काम, उसको एक बार में एक काम बताओगे, अगर दूसरा काम बताने की कोई तरीका है ही नहीं, एक ही बार में एक बार काम बता सकते हो। फिर क्या हुआ, ये यूनिक्स या विंडोज या बाकी जब एक एक करके आए, तो उनमें क्या हुआ कि एक ही बार में आप उन उसको कंप्यूटर को कई सारे काम बता सकते हो। फिर क्या हुआ कि एक ही बार में कई लोगों को कई सारे काम बता सकते हो, तो वो सर्वर हो गया। अब इनके अलावा भी सर्वर जो थे, जो एक बार में कई सारे काम कर सकते थे, उनको भी ऐसे बता दिया कि एक, देखिए, एक बार में लगातार, एक बार नहीं, अब लगातार कई लोगों के कई सारे काम घंटों चलते रहेंगे। तो अलग अलग, जैसे जैसे हमारा प्रयोग बढ़ा, हमें उसके नए नए तरीके समझ में आए, सूझे कि हम इसको कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनका सबका वर्गीकरण इसके आधार पर ही हुआ। मैंने जो आपको बताया, एक बार में एक काम, तो वो डॉस था। एक बार में कई काम या कई लोगों के काम या सारे काम यूनिक्स में सारे कर सकते हो आप। इसी तरीके से विंडोज में भी कर सकते हो, लाइनेक्स में भी कर सकते हो, मैक ओएस में भी कर सकते हो, एंड्रॉयड में भी कर सकते हो। पर एंड्रॉयड जब शुरुआत में आरंभ होता तब इसके पास भी काफ़ी सीमाएं थी। मैक ओएस भी जब शुरुआत में आरंभ होता इसके पास भी बहुत सीमाएं थी। विंडोज भी जब नया नया आया था, तो खाली विंडो की खिड़की खुल जाती थी, उसमें कुछ कर नहीं सकते थे आप। एक एक नोटपैड खुलता था और उसमें आप कुछ लिख सकते थे। तब ना कहीं कोई ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर था, ना कोई डेटाबेस का सॉफ्टवेयर था, और ना कोई फोटो का सॉफ्टवेयर था, कुछ नहीं था। केवल एक विंडो खुली रहती थी, उसमें आप ये लिख सकते थे कि दो तीन चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें कर सकते थे। जहां तक मुझे याद आता है, एक सॉलिटेयर, जो ताश के पत्तों को लगाने वाला खेल होता है ना, वो शायद होता था तब, उसमें भी तब भी आ गया था। या हो सकता है मेरी स्मृति मुझे धोखा दे रही हो। पर समझने की बात यह है कि समय के साथ आवश्यकता के अनुसार ऑपरेटिंग सिस्टम बदले, और वर्गीकरण भी, उनका क्लासिफिकेशन जो होता है वो उसके हिसाब से ही होता है। देखिए, दुनिया में कोई भी काम बिना किसी कारण के नहीं होती है। कोई भी काम ऐसा नहीं जो बिना किसी कारण के होता हो। जब हमें आवश्यकता पड़ती है तो हम उसको वो वाला कारण करते हैं, वो वाला काम करते हैं। तो जब, अब आज आप, हम और आप जो कुछ कर रहे हैं, मान लीजिए कोई बिल्कुल नए क्षेत्र की शुरुआत हो। एक उदाहरण ले लेते हैं, वो जैसे आजकल एआई, चैट एआई का बड़ा बहुत उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो आज के दिन में चैट एआई से आप केवल सवाल पूछते हो और कोई जवाब देता है। ऐसा हो सकता है कि अगले 5-10 सालों में चैट एआई से हम कुछ और ऐसे काम करवाएं जिनके बारे में हम आज सोच भी नहीं रहे। और अगले 50 साल के बाद कोई उस चैट एपी जे चैट जीपी या ऐसे, जैसे गूगल का बार्ड करके है, इनके, या एआई के और भी प्रोग्राम हैं, मतलब हम दो दो ही तीन में क्यों सीमित रहें। तो जितने भी ये प्रोग्राम हैं, 50 साल के बाद कोई, आप हमारे आपकी तरह कोई इस बारे में चर्चा कर रहा होगा, तो कहेगा, अच्छा ये बताइए कि चैट जीपीआई के कितने वर्गीकरण हैं। आज उसका कोई वर्गीकरण नहीं है, आज उसका केवल एक शुरुआत हुई है। तो वर्गीकरण इसलिए होता है कि चीजें अलग अलग
कारणों से बनती, बढ़ती और विस्तृत होती हैं। जब विस्तृत होती हैं तो उनमें उसके हिसाब से उनमें चीजें जुड़ जाती हैं। अब जरा थोड़ा इसको हल्का हल्का समझते हैं यहाँ पर कि बैच प्रोसेसिंग क्या होती है। देखिए, कंप्यूटर सर्वर की दुनिया में आपने कोई काम, मान लीजिए कि अ, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। एक किसी एक बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, आप एक ब्रांच में, या कौन सा वो, एचडीएफसी बैंक में, आप किसी ब्रांच में जाके अपना कोई पैसा जमा करते हो। आपकी तरह लाखों लोग अलग अलग ब्रांच में वो पैसा जमा करते हैं। उनमें से कोई कहीं भेजता है, कोई किसी से पैसा किसी के पास आता है, कोई किसी को ब्याज मिलता है पैसे पे, वगैरह वगैरह बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो क्या होता है कि ये सारी प्रक्रियाएं दिन के अंत में, जब दिन भर कोई एक दिन का एक जगह पे, अब जैसे आजकल क्या होता है कि चौबीसों घंटे काम चलता रहता है। जब चौबीसों घंटे काम चलता रहता है तो आप क्या करोगे? तो अभी एक आप एक आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी मतलब एक ऐसे जो समझ में आया, रात के 12 बजे, 10 बजे, सुबह के 2 बजे, आप क्या करते हो, पूरे अपने जिन दिन भर का जो अभी तक का काम चल रहा है उसका मिलान करते हो। तो मिलान करने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा? जितने भी एचडीएफसी या एसबीआई या जो भी बैंक है, वो अपना दूसरे कौन से बैंक के साथ उसने क्या काम किया, और हर ब्रांच में, हर शहर में, हर उस प्रदेश की ब्रांच में जो वो की मुख्य ब्रांच होगी, मुख्य शाखा होगी, वहां पर जो कुछ भी काम हुआ उसकी सारी जानकारी लाई जाएगी। और उसकी, अब इतनी सारी जानकारी को लाना और उसकी गणना करना, स्वाभाविक है इसमें टाइम लगेगा। जब बहुत सारा टाइम लगेगा, और बड़े कंप्यूटर भी लगते हैं, बड़े सर्वर भी लगते हैं जिनमें मेमोरी ज़्यादा होती है, सीपीयू ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ें जब हो रही हैं तो आप क्या करते हो? अब घंटों काम चलने वाला है। मान लीजिए रात के, शाम के 10 बजे, शाम के 6 बजे से शुरुआत हुई, बैंक 6 बजे बंद हो गया, 5 बजे बंद हो गया, 6 बजे से शुरुआत हुई, और 6 बजे से लेके 12-1 बजे तक आपको सारी गणना कर डालनी है, ताकि, क्योंकि 1 या 2 बजे आपको अब मिलान करना है सारा। अब ये सारा का सारा काम ऑटोमेटिक होता है, रात में आप और मैं बैठ के नहीं कर रहे हैं, कंप्यूटर कर रहे हैं, सर्वर्स कर रहे हैं, है ना? तो ये जो, जब ये बहुत सारा सघन, बहुत सारा काम, बहुत सारे कंप्यूटर के, बहुत सारी प्रोसेसेस के एक साथ किया जाता है, और उसको अलग अलग बैचेस में, अब आपको समझ में आया? बैचेस मतलब टुकड़ों में, समूहों में। एक बैच होता है ना, जैसे कहते हैं ना कि वो किसको ये 2016 का बैच है, कोई 2018 का बैच है। बैच का मतलब क्या है? एक बैच मतलब एक ग्रुप में, एक समूह में जो लोग काम करते हैं। तो उस तरीके से समूहों में, अलग अलग समूहों में काम पकड़ाया जाता है कंप्यूटर को, और वो सारे काम करके उसका परिणाम निकालते हैं, और उस परिणाम को लेकर कोई जानकारी बनती है, और जो जानकारी हम सारे लोग प्रयोग करते हैं। तो एक एक ऑपरेटिंग कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं जो बैच प्रोसेसिंग के लिए बड़े अच्छे होते हैं, बड़े काम के होते हैं। इसी तरीके से, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, कि अगर मैं ये वाली चित्र फिर से लाता हूं यहाँ पर, और ये cmd, देखिए ये कमांड खोली, तो इसमें क्या है? अब आप सोच के देखिए, जब केवल डॉस आता था तो आप क्या करते हो? आपके पास केवल, आपके स्क्रीन पर ये केवल काला वाला दिखेगा, पीछे का नीले वाला कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, है ना? केवल ये काला वाला दिख रहा है। अब ऐसी स्थिति में आप इस कंप्यूटर को दो, अगर DIR कहोगे तो DIR कहोगे, और कॉपी कहोगे तो कॉपी कहोगे। ये कमांड गलत बता रहा, कह रहा कि चली नहीं, कुछ आपको समझ में नहीं आया, या दूसरी कमांड बता देता हूँ मैं। टाइप, एक काम करते हैं, हाँ, टाइप, टाइप भी नहीं चलेगी क्योंकि मेरे पास अभी कोई फाइल यहाँ नहीं है। कुल मिला के ये समझिए, एक बार में मैं केवल एक निर्देश दे पाता हूँ, एक कमांड दे पाता हूँ। तो ये जो था, एक बार में केवल एक कमांड दे पाने की स्थिति, वो कहलाता, उस वो कहलाती है सिंगल टाइम, सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर कोई कंप्यूटर, जैसे कि ये विंडोज वाला भी देख ही रहे हैं, ये मल्टीटास्किंग कर रहा है, एक बार में लगातार डिवाइस भी चल रही है, सीपीयू भी चल रहा है, चित्र भी चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ चलता है ना। तो ये सारी चीजें एक साथ चल रही हैं, तो उसका ये कहलाती है मल्टीटास्किंग। अब फिर आता है एक ऑनलाइन और रियल सिस्टम।
रियल टाइम सिस्टम। इसमें क्या कहते हैं कि जैसे आप बैंक में जब जाते हो, है ना, तो आपने पैसे जमा किया, तो वो क्या करता है, 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद आपका अपडेट दिखाता है ना, पहले होता था। आजकल क्या होता है, या आप वो फोन पे में देखते हो, तो क्या करते हो, जैसे ही पैसा भेजते हो तुरंत दिखाता है रियल टाइम में। रियल टाइम मतलब तुरंत के तुरंत, जैसे ही आपने भेजा तुरंत हो गया, आपको इंतजार नहीं करना पड़ा, बिल्कुल भी उसके बारे में कोई सोच, रुकना नहीं पड़ा, तुरंत के तुरंत काम हो गया। तो ऐसे जो कंप्यूटर होते हैं वो ऑनलाइन या रियल टाइम सिस्टम कहलाते हैं। टाइम शेयरिंग सिस्टम, जैसा मैंने कहा आपसे, अब ये कंप्यूटर है, मान लीजिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, इसी कंप्यूटर को जब मैं कहीं इधर उधर चला जाऊं तब आप उसका प्रयोग करने लग जाए, तो क्या हुआ, टाइम शेयरिंग शुरू हो गई। तो मल्टीटास्किंग क्या होती है, एक ही कंप्यूटर एक ही समय में कई सारे काम करता है। और टाइम शेयरिंग क्या होती है, टाइम शेयरिंग असल में आम तौर पर टाइम शेयरिंग होती है, पहले के समय में जब सर्वर्स आते थे तो एक ही सर्वर लगातार कई सारे काम करता रहता था। मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग दोनों बड़े मिलते जुलते हैं, है ना, लेकिन टाइम शेयरिंग की खासियत की विशेषता यही होती थी कि दूसरे और दूर के लोग भी एक ही जगह के एक समय में कंप्यूटर कई सारे काम कर सकता था, कई सारे लोगों के काम कर सकता था, है ना। अब इसी तरीके से एक मल्टी प्रोग्रामिंग होती है, मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टीटास्किंग लगभग एक जैसी चीज है। इसके अलावा एक होती है मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी मैंने मल्टी इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाया मल्टी प्रोग्रामिंग में, क्योंकि ये मल्टीटास्किंग की तरह है, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है, दोनों एक जैसे करते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है, आपने एक ही काम एक से अधिक कंप्यूटर को पकड़ा दिया, काम एक ही है लेकिन कई सारे कंप्यूटर मिलके कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। इसके अलावा ये जो डेटा प्रोसेसिंग है ये बड़ी एक अजीब सी स्थिति है। कैसी है, आपको जैसे आप बैंक वाला सोचिए, अब आप बैंक वाला उदाहरण दोबारा लेते हैं हम। बैंक वाले उदाहरण में पूरे दिन भर का, अगर किसी एक बैंक के साथ, मान लीजिए एसबीआई ने एचडीएफसी के साथ कितना बिजनेस किया, क्या काम, कितना आदान प्रदान किया, उसका हिसाब लगाना है, तो उसका केवल एक डेटाबेस होता है, उसके कई सारे डेटाबेस नहीं हो सकते। एचडीएफसी का जो भी जानकारी एसबीआई में आएगी, एसबीआई की जो भी जानकारी एचडीएफसी में जाएगी, वो किसी एक जगह रखेगा, ताकि सारी ताकि वो सारी जानकारी का मिलान कर सके। तो डेटाबेस भी कई सारे अलग अलग हो सकते हैं। अगर अगर डेटाबेस एक जगह पर है, हम हालांकि उसके बारे में अलग से बात करेंगे जहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस होते हैं, अभी हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, एक डेटाबेस रहेगा और अलग अलग कंप्यूटर उसी डेटाबेस का प्रयोग करके आ, जानकारी की गणना करेंगे, आकलन करेंगे, वगैरह वगैरह करते हैं। इसी तरीके से भी आखिरी जो है ये है ऑफलाइन प्रोसेसिंग। ऑफलाइन का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे ऑनलाइन था तुरंत के तुरंत करो, ऑफलाइन मतलब अभी दे दिया मैंने, अब उसके बाद कुछ घंटे बाद जवाब मिलेगा। तो ये आजकल ज़्यादा प्रयोग नहीं होता, लेकिन इसको आप अभी भी उस तरीके से समझ सकते हैं। एक होती है एक संस्था है जो दुनिया जहान के जितने अंतरिक्ष में जितने ग्रह हैं और जितने भी उल्काएं हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, उन सब के बारे में लगातार जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं और उस पे उसके बारे में गणना करते रहते हैं। तो इस तरीके की जो जानकारी है वो लगातार चलती रहती है, लेकिन फिर भी आप उसको, अगर अभी अभी आप देखोगे तो समय इस समय की नहीं दिखेगी, कुछ 6 घंटे पहले की दिखाएगा, 8 घंटे पहले की दिखाएगा, पिछले दिन की दिखाएगा। तो जब मनुष्य उन कंप्यूटर्स का एक्टिव प्रयोग नहीं कर रहा है, सक्रिय प्रयोग नहीं कर रहा है, तो कंप्यूटर जो है केवल एक ही काम में या कुछ कामों में लगातार भिड़ा रहा है और आपको उत्तर लेके आए, तो वो कहलाता है ऑफलाइन प्रोसेसिंग। इसके बारे में
आगे चल के इस कोर्स में या और जगह पर हम कई बार चर्चा करते रहेंगे। ये केवल एक आपको झलकी है, ताकि आपको ये पता चल जाए। अगर आपकी बहुत दिलचस्पी नहीं है इस दिशा में, तो आपको मू- मू- मूलभूत जानकारी पता चल जाएगी और आप अपना आगे अपने काम करते रहोगे। लेकिन अगर आपको जानकारी पता करनी है, तो ये इसका ये प्रयास है कि आपको थोड़ा सा इसमें रुचि जागे।